हेलो दोस्तों, वेलकम टू कीप गोइंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भर्ती निकली है जो कि है 22,195। इंडियन रेलवे ने ये भर्ती निकाली हुई है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। और यहाँ पर जो ये भर्ती निकली है ये है ग्रुप डी की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ, और इसकी जो बेसिक शुरू होती है वो स्टार्ट होती है 18,000 से। तो सारी डिटेल जानकारी, यहाँ तक कि सिलेबस और बाकी सारी चीज़ों के बारे में एक एक माइन्यूट जानकारी पाने के लिए ये यहाँ पर वीडियो को देखिए, ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ पर ये जो है ये इनका ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है जो मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जैसा कि 2 मार्च है। अभी मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताता हूँ। तो ये देखिए, ग्रुप डी के जो कार्यकर्ता हैं, इस तरह से कुछ काम इनका दिखाया गया है, ठीक है। कि कोई जो है यहाँ पर स्टेशन पर हरी झंडी दिखा रहा है और कोई कुछ ट्रेड जॉब कर रहा है, जैसे ये ट्रेड जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कोई अपना ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाला ट्रेड जॉब कर रहा है। तो ये जो है 7 CPC यानी कि 7 सेंट्रल पे कमीशन के आधार पर आपकी जो सैलरी होगी वो निर्धारित होगी। बात करेंगे पे और पर्क की, और बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की, ठीक है, और कैसे अप्लाई करना है वो, और बात करेंगे आपकी एज लिमिट, सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। चलिए बने रहिए, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इंडेक्स बनाया हुआ है, और ये 74 पन्नों का, देखिए यहाँ पर 74 पन्नों का ये इन्होंने जारी किया है अपना नोटिफिकेशन, ठीक है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। इसके लिए आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, मैं सारी चीज़ें आपको फटाफट बता रहा हूँ। आप अपने सिलेबस पर फोकस कीजिए, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि आखिरी में वही काम आने वाला है। देखिए, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये सब नोटिस वगैरह 27 तारीख को आ गई थी, ठीक है। 27 दिसंबर को ही आ गया था। अब हमने मतलब है क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो भैया ये है 2 मार्च, ठीक है। आप देख रहे हो 2 मार्च, अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, ज़रूर होगा, हम पढ़ेंगे साथ में और बिल्कुल होगा, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस जिन्होंने नहीं जमा किया है, फॉर्म भर दिया है, उनके लिए लास्ट डेट है 4 तारीख। कितनी डेट है भाई? 4 तारीख लास्ट डेट है, 4 मार्च। अब आते हैं डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अगर आपको कोई भी करेक्शन करवाना है तो वो शुरू होगा, एक मॉडिफिकेशन फ़ीस आपको जमा करना होगा, फ्री में नहीं होगा कोई भी करेक्शन, आपको जमा करना होगा एक मॉडिफिकेशन फ़ीस, और उसके बाद ही आप करवा पाएंगे करेक्शन, ठीक है। तो वो स्टार्ट होगा, आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा यहाँ पर 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक ये सुविधा आपको उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर जो लेवल है, पेमेंट लेवल। तो आपका जो पे लेवल होगा भर्ती के बाद वो होगा, देखिए, लेवल 1 से लेकर के 7, ठीक है। 1 से लेकर के इन लेवल 1 ऑफ द 7th पे कमीशन, 1 से 7 नहीं, लेवल 1 में होगा, और ये 7th पे कमीशन के आधार पर होगा। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही सबमिट होगा। तो जो फ्रॉड करते हैं, जो लोग पैसा लेते हैं, उनसे बचे रहें। रेलवे साफ साफ मना करता है कि फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोग किसी को पैसे मत दें भर्ती होने के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद में आगे आते हैं, फटाफट डिटेल ऑफ द वैकेंसीज देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। लेवल 1 मैंने बता दिया, इनिशियल पे 18,000 मैंने बता दिया। 18,000 दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके हाथ में आपको 18,000 मिलेंगे। 18,000 आपका रहेगा बेसिक। उसके बाद आप जिस सिटी में रहेंगे वहाँ का मिलेगा HRA, और आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट का अलाउंस, और फिर आपको मिलेगा DA, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला करके आपके इन हैंड जो सैलरी बनेगी वो 40 से 45,000 के बीच में बनेगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पे स्लिप भी दिखाने को तैयार हूँ अपनी वीडियोस में, ठीक है। उसके बाद में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, एनेक्सर A में इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड अपने पब्लिश किए हुए हैं, वो हम देख लेंगे। एज देखिए, एज बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक आपकी होनी चाहिए आयु, अगर आप रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं ग्रुप डी में, ठीक है। और वो किस तारीख को? 1 जनवरी 2026 को। आप अगर 33 साल के हो जाते हैं तो आप नहीं भर सकते, मतलब 1 जनवरी से एक भी दिन अगर आगे चला गया तो आप नहीं भर पाएंगे। तो टोटल वैकेंसी, तो आप लोग अपना DOB मुझे मैसेज करेंगे, अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा आप एलिजिबल हैं या नहीं। टोटल वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, भर्ती होना है इस बार आसान, अगर आप करेंगे थोड़ी सी मेहनत।
ठीक है। उसके बाद में जो रेलवे जोन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है भर्ती की, देखिए जोन वाइज वो एनेक्सर बी में है। एनेक्सर बी भी मेरे पास है दोस्तों, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ रिजर्वेशन है जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, इनको नॉन क्रीमी लेयर लिखा गया है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीक सेक्टर जो है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे हैं, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, अगर आप इस कैटेगरी में पढ़ते हैं तो इस पर भी हम करेंगे बात। उसके बाद में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो भैया यहाँ पर कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें बताया है कि इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना। हम वही काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप एजुकेटेड कितने होने चाहिए वो अभी बात करेंगे आगे, ठीक है, किस पोस्ट के लिए सबमिट। और उसके बाद लिखा है एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही सबमिट करना है भैया, फ्रॉड के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर आप एनेक्सचर ए में जा करके पोस्ट वाइज और रेलवे का जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद में लिखा है कि ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं, ओनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही ट्रस्ट करें। बोलो भाई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम और बढ़ते हैं कि देखिए प्रेफरेंसेस फॉर द पोस्ट, देखिए तो कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन रेलवे जोन, ऐसा नहीं है कि आप 4-5 रेलवे जोन में भर देते हुए, ठीक है। तो आप एक रेलवे जोन को चूज करेंगे फॉर्म भरते समय, ठीक है भाई। अब उसके बाद में द सिलेक्शन ऑफ द आरआरबी रेलवे जोन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल, एक बार आपने जोन सेलेक्ट कर लिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर हैं, ठीक है, आरआरबी और सेम आरआरबी, तो ये रिजेक्शन का कारण बन सकती हैं आपके, इसलिए आप एक ही जोन में अप्लाई करें, एक ही जोन में अप्लाई करें, ठीक है भाई। आगे आते हैं एलिजिबिलिटी देखते हैं कौन कौन इसके योग्य है। तो कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ भी गलत लिखते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पकड़े जाओगे और वहाँ से हो जाओगे बाहर। इसलिए ईमानदारी से जो बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करिए और अपना फॉर्म भरिए, ठीक है। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, ये सब सेटिस्फाई करना है। और अगर आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हो तो आपका कास्ट कैटेगरी इन सब की सर्टिफिकेट लगेगी, वो भी लगाना है इसमें, ठीक है। क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS EBC, ये सब जो है एक कंसेशन फी रहेगा इनके लिए, रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन भी रहेगा इनको, ठीक है। अब देखते हैं ऑल द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एप्लीकेबल स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन, ऐसा नहीं फ्रॉड करके आप झूठा रिजर्वेशन ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एज देख लेते हैं। एज मैंने बताया 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 33 साल अगर है तो ठीक है, उससे ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, कैंडिडेट को अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यूज़ करना है, जो कि मोबाइल नंबर चालू हो, और वैलिड ईमेल आईडी डालना है जिस पर अगर कोई मैसेज रेलवे वाले भेजना चाहें तो वो भेज सकें। उसके बाद में आरआरबी आरआरसी विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द मोबाइल नंबर एंड ईमेल, एक बार आपने मोबाइल नंबर और ईमेल डाल दिया तो कोई भी रिक्वेस्ट आपकी एंटरटेन नहीं करी जाएगी एड्रेस चेंज करने के लिए, ठीक है भाई। आगे आते हैं। उसके बाद में सेंटर और सिटी एलोकेशन विल डिपेंड अपॉन द टेक्निकल एंड द लॉजिस्टिकल फिजिबिलिटी, इसका मतलब जो आप सेंटर का सिलेक्शन मांगा जाएगा, ठीक है, आप सेंटर का सिलेक्शन करोगे, इनिशियली 2-3 सेंटर जो फॉर्म भरते समय मांगे जाएंगे उनमें से जो भी इनको सही लगेगा, उचित लगेगा, वो ही अलॉट करेंगे। आप सेंटर और डेट और शिफ्ट ये सब चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, ये इनकी शर्तें हैं, ठीक है भाई। तो ये हर एग्ज़ाम की लगभग यही शर्तें होती हैं, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दे दिया आपने सिटी का उस हिसाब से आपको सिटी मिलेगा, लेकिन अगर फिजिबल नहीं है तो हो सकता है वो सिटी नहीं मिले आपको, तो कोई इशू नहीं है, आप अपने आसपास की 2-3 सिटी का नाम दे सकते हैं भाइयों, ठीक है। अब आगे आते हैं। डिटेल्स यहाँ पर भर के क्रिएट अकाउंट करना है, उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर इन सब से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद में अपना आधार वगैरह वेरीफाई किया होना चाहिए, ठीक है। तो वेरीफाई आधार करना है, वो फॉर्म भरने का एक और वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें आप देख सकते हैं। फिर ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट, का अकाउंट क्रिएट कर देना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अकाउंट क्रिएट करने में सही भरना है, और एंड चूजन रेलवे जोन कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और एक रेलवे जोन चूज करना है जिसे बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड चूजन रेलवे ही और सी में डू सो बाय पेइंग अ मॉडिफिकेशन फीस ऑफ द 250 रुपये, मतलब अगर आपको चेंज करना है
क्या क्या चेंज करना है, अपना रेलवे का जोन और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो वो फ्री में नहीं होगा, उसके लिए लगेंगे 250 रुपये की फ़ीस। तो आप लोग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वो फ्री में नहीं होने वाला बाद में, उसके लिए आपको लगेगा 250 रुपये फ़ीस। आगे चलते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। अब देखते हैं मेन मुद्दा हमारा। अब ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, हो गया क्या भरना है क्या करना है, ये हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में देखिए स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे इसमें। तो सबसे पहले होगा इसमें CBT, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में आने वाला है ढेर सारा MCQ। कितना MCQ आएगा, कैसे आएगा, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद में होगा आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट CBT इन आइदर सिंगल और मल्टी स्टेज मोड। ये इनकी हेडेक है, वो छोड़ दो आप, बस ये जानो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग CBT शैल हैव टू अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो अब देखिए कौन कौन से टेस्ट मैंने बता दिए। सबसे पहले तो मैंने बता दिया, एक होगा आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें फिजिकल होगा, क्या क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में होगा मेडिकल। अगर आप मेडिकल इतने स्टेजेस को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी होगी नौकरी पक्की, ठीक है भाई। आप अगर अपना फिजिकल देख रहे हैं और डॉक्यूमेंट आपके दुरुस्त हैं तो मेडिकल आपका दुरुस्त होगा ही, क्योंकि आप नौकरी का सोच रहे हैं। तो ये जो CBT वाला जिम्मा है ये आप दे दीजिए कीप गोइंग क्लासेस को, ठीक है। कीप गोइंग क्लासेस को फॉलो करिए, वीडियोस देखते रहिए, क्लासेस लेते रहेंगे, लेक्चर्स चलते रहेंगे और आसानी से होगा एडमिशन आपका, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। चलिए कॉल लेटर की बात करें तो कैंडिडेट को कॉल लेटर, कौन सा कॉल लेटर, नौकरी पे जाने वाला नहीं, एग्ज़ाम देने वाला, उसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। कॉल लेटर मिलेगा, कोई भी फेक कॉल लेटर पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी डाकिया या पोस्टमैन आपके घर में कॉल लेटर नहीं लेकर के आएगा। कॉल लेटर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा कि कौन से शहर में कब आपका पेपर है, ठीक है भाई। चलिए आगे। अब शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PT, जो भी फिजिकल एग्ज़ाम होगा उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, सब किस आधार पर, जब आप इसमें पास हो जाओगे, जो हमारा जिम्मा है, ठीक है। तो जब आप इस टेस्ट को पास करोगे और PT की तरफ बढ़ोगे, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, इसमें क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द शैल बी डन ऑन द रेट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। इसका मतलब जितने लोग बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो लगभग हमने देखा कि भाई 22,000 की वैकेंसी है, 22,000 की, ठीक है। तो इसका 3 गुना यानी कि 66,000 के आसपास लोग बुलाए जाएंगे वहाँ पर। किस लिए, फिजिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। तो लगभग आप मानिए 4 से 5 लाख लोग इसका फॉर्म भरेंगे, 4 से 5 लाख लोग, ठीक है भैया। अगर इतने लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें से 66,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा। तो आप ध्यान रहे, 4 से 5 लाख लोगों के साथ कंपटीशन करने वाले हैं, इसे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और मेहनत करते रहिए, फिजिकल और पढ़ाई दोनों को साथ साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि आपको 4 लाख लोगों में 66,000 में आना है। इतनी बात समझ में आ रही हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में PT का हमने शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया। नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स विल बी डन फॉर CBT, जो है नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं अगर पेपर हार्ड इजी आता है तो। ये लोग, इनकी मर्जी है, वो इनका हेडेक है, वो हमें नहीं सोचना है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा भैया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शैल बी डन एट द रेट ऑफ 1:1 फॉर द वैकेंसीज फॉर द रेलवे एंड द PRC विच शैल बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट। इनसे अब जो आपको CBT और PET यानी फिजिकल और रिटन में यानी कि MCQ में जो आपको नंबर मिलेंगे उसके आधार पर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जिसे मैं करूँगा, लाल से रंग दूंगा इसको, ये देखिए, ये है मुद्दा, नेगेटिव मार्किंग। कितने की है भैया, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो भैया नेगेटिव मार्किंग है, बड़ा अपने घर में लिख लीजिए कहीं दिमाग में जहाँ पढ़ते होंगे आप, कि 1/3 की है नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की है नेगेटिव मार्किंग। बोलो भाई, ठीक है। इसका मतलब एक सवाल, इसका मतलब अगर 3 सवाल गलत हुआ तो इसका ये मतलब मानिएगा कि आपका जो एक सवाल है सही लगाया होगा आपने, वो भी गलत हो गया।
मतलब 3 पे 1 फ्री है, यहाँ पर 3 पे 1 फ्री है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर माल प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा हुआ है कि भैया कोई चोरी नकल चमारी करता हुआ नहीं पकड़ा जाएगा इसमें, ठीक है भाई। अब उसके बाद में आते हैं आगे बैंड आइटम कौन कौन से बैंड हैं भैया, तो कौन कौन से आइटम आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाना है, हालांकि ये तो सबको पता होगा, एग्जाम आपने दिए होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, पेजेस, वॉचेस, ईयरफोन, ब्लूटूथ, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिससे आप चीटिंग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, वो सब नहीं ले जाना है। क्लॉक रूम अरेंज रहेगा आपके लिए सामान रखने के लिए, ठीक है भाई। मे नॉट बी अवेलेबल एट द एग्जाम, और फॉर सेफ कीपिंग मे नॉट बी अवेलेबल लिखा हुआ है, कहीं कहीं नहीं भी रह सकता है। तो आप जो है एडवाइज्ड है कि नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूबल या बैंड आइटम, मतलब आप जो है बैंड आइटम को एग्ज़ाम के हॉल में नहीं ले जाएं। तो कहीं अगर वहाँ पर अगर कोई क्लॉक रूम बना है तो ठीक है, नहीं तो आप आसपास किसी दुकान में, कहीं चाय वाले घुमटी में कहीं रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो देखिए लिखा हुआ है एडमिशन टू ऑल द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट शैल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी। मतलब इसमें ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि भाई किस तरह से फाइनल जो एग्ज़ाम है कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया हुआ है। इसमें कैंडिडेट शुड एंटर देयर, हाँ इन्होंने ये भी बताया कि रजिस्ट्रेशन में किस तरह से जो है करना है, और जो भी किसी सर्विस से अगर भगाया गया हो या फिर नौकरी से निकाला गया हो, तो कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल एंड शुड नॉट अप्लाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी किसी सर्विस को कर रहे थे सरकारी और सम्मान नहीं निकाले गए हैं, मतलब अपमानित तरीके से निकाले गए हैं, जिनकी सर्विस को से जो है डिबैड किया गया है, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बोलो भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड एंटर देयर नाम, अपना नाम एंटर करेंगे, पिता का नाम एंटर करेंगे, माता का नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एज रिकॉर्डेड इन देयर SSC या फिर SSLC मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्ज़ाम सर्टिफिकेट। अपना आधार कार्ड के हिसाब से नहीं भरने लगना माता पिता का नाम, जो भी आपके 10वीं कक्षा में नाम लिखा है वही आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में हाउएवर कैंडिडेट हैविंग ओनली ITI NAC क्वालिफाइड कैन एंटर दिस डिटेल नेम ऑफ द फादर एज पर दी ITI NAC सर्टिफिकेट। जिसके पास ITI NAC का क्वालिफिकेशन है वो अपने ITI वाले सर्टिफिकेट के हिसाब से अपने माता पिता का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ भरेगा, ठीक है भाई। अगर नाम में कोई इशू होता है तो क्लास 10th की सर्टिफिकेट ही सही मानी जाएगी। चलिए उसके बाद में लिखा है कि मस्ट इंश्योर अपलोड अ लाइव इमेज ऑफ देमसेल्फ। तो भैया लाइव इमेज भी जो है अपलोड करना है, एक रनिंग हैंड राइटिंग भी अपलोड करना पड़ेगा, हैंड राइटिंग सिग्नेचर आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा, बोलो भाई, ठीक है। और उसके बाद में लिखा हुआ है डेट्स ऑफ द इतना विल पब्लिश, ठीक है। मतलब जो CBT है, PET है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इनका पब्लिश हो जाएगा वेबसाइट पर, इनकी वेबसाइट पर, ठीक है भाई, इनकी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद में रिजर्व द राइट टू कैंसिल द नोटिफाइड वैकेंसीज, ये तो चलिए कोई इशू नहीं है, ये अगर हो गया तो सबके लिए हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद में और बताते हैं प्रेफरेंसेस ऑफ द पोस्ट, जो हमारे इंपॉर्टेंट का हम उसको देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेफरेंसेस फॉर द पोस्ट और द रेलवे यूनिट, कौन से पोस्ट पे आप जाना चाहते हो, कौन से रेलवे यूनिट में जाना चाहते हो, ये क्या लिखा है, द ऑप्शन फॉर कैंडिडेट फॉर द वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड रेलवे शैल बी टेकन ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते ही आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि भैया कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं और कौन से जगह पर, कौन से जोन में जाना चाहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में पोस्टिंग देखिए, ऑर्डिनरी या रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट द सर्विस ऑन द रेलवे or railway establishment in which he is posted on the first appointment and shall have no claim as the right for transfer to another railway। मतलब लिखा है एक बार आप एक जगह पोस्टिंग हो गए किसी भी रेलवे स्टेशन पर, तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार क्लेम करोगे कि मुझे अपने घर वाले पास मेरे रेलवे स्टेशन में पोस्टिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा हुआ है कि कोई राइट नहीं है, लेकिन हाउएवर अगर आप रिक्वेस्ट बेसिस पर करोगे तो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर ट्रांसफ़र करता है तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि रेलवे वुड बी नो रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफ़र टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीट एज एटलीस्ट 5 to 10 ईयर ऑफ द सर्विस। मतलब जब तक आपकी सर्विस 5 से 10 साल नहीं हो जाएगी
5 से 10 साल छोड़िए, एक्चुअल में 5 साल से नीचे अगर आपकी सर्विस है तो ट्रांसफ़र में होती है दिक्कत। 5 साल सर्विस करने के बाद में आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपका ट्रांसफ़र आराम से हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वो ट्रेनिंग करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेनिंग करेंगे। और ट्रेनिंग में उन्हें क्या मिलेगा? स्टाइफंड मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है भाई, जैसा एप्लीकेबल है कुछ 10-5 हज़ार का जो स्टाइफंड मिलेगा ट्रेनिंग में, उनको ट्रेनिंग से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा देना। सेलेक्टेड कैंडिडेट हु आर फाइनली अपॉइंटेड आर लाइबल इन एक्टिव सर्विस इन रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी। जो बंदे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली वो लोग बाद में परमानेंट स्टाफ हो जाएंगे ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद में। ठीक है भाई, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हाँ, अब कुछ आ जाते हैं पर्क उस पर। ठीक है, तो फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास ट्रेन जो है दिया जाएगा। ठीक है, टू SC/ST कैंडिडेट ओनली, SC/ST कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। ठीक है, विल बी प्रोवाइडेड विद देयर कॉल लेटर फॉर द वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन। मतलब अगर अलग अलग जगह इनको देखिए, यहाँ पे जाना है, CBT जाना है, PET जाना है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, अलग अलग जगह जाना है, तो जो SC और ST वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छी सुविधा है कि उनको स्लीपर क्लास का फ्री ट्रेन टिकट दिया जाएगा। बोलो भाई, ठीक है, मेडिकल एग्ज़ाम में भी दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आगे आते हैं राइट टू चेंज मॉडिफाई, ये सब छोड़िए, वैकेंसी की बात करिए। तो वैकेंसी में जो है मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम एज है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किसमें? एनेक्सर A में। और उसके बाद में जो पोस्ट वाइज डिटेल वैकेंसी है वो लिखी हुई है एनेक्सर B में। तो कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट दीज वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की जैसी आवश्यकता होगी इन वैकेंसियों को और भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसलिए अपनी तैयारी तेज़ रखिए, क्योंकि मैंने बताया कि 4 से 5 लाख लोगों में केवल 66,000 लोग जाएंगे क्या देने के लिए? फिजिकल देने के लिए। बोलो भाई, ठीक है। और उसके बाद में आता है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। तो मेडिकल स्टैंडर्ड को इन्होंने बांटा हुआ है 4 कैटेगरी में। 4 कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी हैं? चलिए देखते हैं फटाफट। एक तो है A2, A3, B1, C1। नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ विज़न का विजुअल एक्टिविटी दिया हुआ है कि मतलब जो डिस्टेंस विज़न है वो 6x9 बिना ग्लास के होना चाहिए। नियर विज़न, कलर विज़न नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विज़न नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। तो मेडिकल का आप इतना चिंता मत करिए, आप एग्ज़ाम और फिज़िकल अपना देखिए और एग्ज़ाम पे जाइए, क्योंकि जो मेडिकल होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अपनी फ़िटनेस बना के रखना है बस, और एग्ज़ाम में वहाँ जाना। और उससे पहले, मेडिकल में जाने से पहले आपको कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई चेक व कुछ नहीं कराने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरी सलाह मानिए, आप चुपचाप फटाफट एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, फिजिकल दीजिए, और जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जहाँ भी मेडिकल के लिए बुलाता है आप चुपचाप चले जाइए। किसी से कोई कान की सफाई, ये सफाई, वो सफाई, यहाँ डॉक्टर से विजिट, वहाँ पैसा, कोई पैसा नहीं खर्चा करना है। ठीक है, आपको जाना है चुपचाप और वहाँ पर मेडिकल देना है। बोलो भाई, ठीक है, पहले से टेंशन नहीं लेना है। अब उसके बाद में जो वेबसाइट है जिस पर सब कुछ मिलेगा, कौन सी है? www.indianrailways.gov.in। ठीक है भाई, अब मेडिकल स्टैंडर्ड का जो डिटेल्ड पैरा है वो रेलवे मेडिकल मैनुअल में लिखा हुआ है। इसमें इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये वो पढ़ें जिनको मेडिकल लेना है, आपको तो मेडिकल देना है भाई। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं, हाँ, एलिजिबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? एलिजिबिलिटी। तो भैया कैंडिडेट जो है वो इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का या तो होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए, तिब्बतन का रिफ्यूजी होना चाहिए, या फिर पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्री ऑफ द कीनिया। ये सब छोड़िए, ये है एलिजिबिलिटी। आप इंडियन हो, नेपालियन हो, भूटानी हो, सबको एलिजिबिलिटी है। कैसे है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। एज लिमिट पे देखिए, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, 18 से 33, और आखिरी दिनांक है 1 जनवरी 2026, और एज ग्रुप यानी कि 18 से 33। ठीक है, और यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ दी गई है। मतलब अगर आप अनरिजर्व और EWS में आते हैं तो आप अगर इसके बाद पैदा हुए हैं, इस तारीख के बाद, तब आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर एक भी दिन पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
वैसे ही ओबीसी के लिए ये दिया हुआ है, एससी एसटी के लिए ये दिया हुआ है 98। चलिए भाई, उसके बाद में आते हैं कम्युनिटी या फिर कैटेगरीज ओबीसी, ये सारी चीज़ें। एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, ठीक है। अब इनको जो है एक तरह से वो है, छूट है। तो कैसी छूट है भाई? अगर ये अनरिजर्व में आएंगे तो 3 साल की छूट है, ओबीसी में आएंगे तो 6 साल की छूट है, एससी एसटी में आएंगे तो 8 साल की छूट है। बोलो भाई, ठीक है, इतना इनको छूट है एक्स सर्विसमैन को उम्र में, एज में। और ये एज कैसे छूट है? इनकी जो लेंथ ऑफ द सर्विस है उसको इनकी उम्र से घटा करके 3 साल का इनको छूट दिया जाता है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों का भी दिया हुआ है कि 13 साल का रिलैक्सेशन है, किसी को 15 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो क्या है? कैंडिडेट हु आर सर्विंग इन ग्रुप सी एंड ईस्ट वेल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ एंड सबटाइटल्ड हैव पुट मिनिमम 3 ईयर ऑफ द सर्विस। चलिए ये सब छोड़िए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा एज वाला मैंने जो बता दिया है, ठीक है। और इसको रोक करके भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये उनके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है कि भैया जो ये डेट ऑफ बर्थ है ये सब चेंज अगर कराओगे इसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। विल लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन। तो गलत डेटा मत भरें, चेक करके ही भरें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। लेकिन जो कैंडिडेट जो है एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ये सब लोग हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी हैं, इनके लिए है 250 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन सीबीटी। सीबीटी में अपेयर होगे तब फीस लगेगी, ठीक है भाई। अब उसके बाद में लिखा हुआ है ओनली कैंडिडेट हु अपेयर इन सीबीटी विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड अवे। उनको यहाँ पर सीबीटी में जब अपेयर होंगे तो यहाँ पर रिफंड मिलेगा, ठीक है भाई। मतलब यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ दिस फीस 500 रुपये, 500 रुपये में से 400 रुपये इनको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जो जनरल वाले हैं, जब ये सीबीटी में अपीयर होंगे तो, ठीक है भाई। और इनको ओबीसी वालों में क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 250 रुपये तो लगेंगे आपके फ़ीस, और 250 रुपये में से सारा का सारा रिफ़ंड कर दिया जाएगा सीबीटी में अपीयर होने पर। यहाँ देखिए 500 में से 400 किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो ये कैंसिल कर देते हैं अपनी एलिजिबिलिटी और फॉर्म वॉर्म भर नहीं सकते फिर। मोड ऑफ द फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड है, ये सबको पता है। माइनॉरिटी वगैरह का देखते हैं तो एफिडेविट वगैरह माइनॉरिटी का होना चाहिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है 50,000 से भी कम है, तो ये जो है बनवा करके लाना पड़ेगा आपको, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अब आ जाते हैं इकोनॉमिक, ये सब ठीक है। रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फ़ीस, ठीक है, 250-500 का रिफ़ंड लेते रहना, पढ़ाई पे ध्यान देना है। वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, ये सब कोई नहीं, रिजर्वेशन पे ही बात किया गया है सारा। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, इससे हमारा एक्स सर्विसमैन का भी दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBDs का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ दी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, मतलब कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, कौन कौन सी बीमारी है जिस पर हम ले सकते हैं डिसेबिलिटी और जिस पर हम एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी को चाहिए होगा स्क्राइब, चाहिए होगा लिखने के लिए स्क्राइब मतलब जब जो अंधा होता है वो एग्ज़ाम में एक बंदा लेकर के जाता है, वो बोलता रहता है और वो स्क्राइब लिखता है, उसी को स्क्राइब बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट मतलब आंसर लिखता रहता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब विल हैव टू अरेंज फॉर द स्क्राइब ऑन देयर ओन कॉस्ट, मतलब जो स्क्राइब से लिखते हैं वो अपना स्क्राइब खुद लेकर के आएंगे। इंडियन रेलवे कोई स्क्राइब नहीं देने वाला आपको पेपर देने के लिए, ठीक है भाई। चलिए, स्क्राइब मस्ट क्रिएट एन अकाउंट विद द RRB एंड रजिस्टर देयर देमसेल्फ एज ए स्क्राइब यूजिंग देयर अकाउंट क्रेडेंशियल, मतलब जो स्क्राइब हैं उनको स्क्राइब के नाम से यहाँ पर रजिस्टर कराना होगा RRB में। बोलो भाई, अब उसके बाद में लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन OTP वगैरह, ठीक है। सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड टू स्क्राइब अकम्पनिंग विद द की कैंडिडेट, जो स्क्राइब है उसको एक सेपरेट कॉल लेटर मिलेगा कि इस कॉल लेटर को लेकर के आप उसके साथ आ जाना भाई उसका पेपर लिखने, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड बाय द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, ये सब स्क्राइब का ही है, ठीक है। और रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस है, क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट सेल्फ फिल अप द डिटेल ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड द स्टेटस, मतलब सब कुछ सही भरना है बस। अगर आप गलत भरते हैं तो आपका
कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, बस इतना आप मान के चलिए, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में आता है स्पेशल नोट फॉर ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन। जो लोग रिजर्वेशन वगैरह ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि मस्ट इंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन, मतलब वो भी सही होना चाहिए, कहने का मतलब कोई फ्रॉड वाला काम नहीं करना है, सब कुछ सही बताना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए, ओनली वन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। मतलब आप जो भी जमा करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे और एक ही एप्लीकेशन करेंगे, एक ही जॉब के लिए 2 या 3 एप्लीकेशन करके फ्रॉड नहीं करने की कोशिश करेंगे। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, देखिए मैंने बता ही दिया ये क्या क्या होगा, एक तो CBT होगा, एक पेट होगा, एक DV होगा और एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बोलो भाई, ठीक है। अब उसके बाद में लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं वो अपने कैलकुलेटर पर नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद CBT कंप्यूटर बेस्ड, अब आता है मेन मुद्दा जो मेरे काम का है और शायद आपके भी काम का हो, ठीक है भाई, है ही, आपके काम का भी है। तो ये है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो होगी उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। जो कॉल लेटर होगा डाउनलोड होगा और उसको ले करके आना है आप, ठीक है, और आपके ईमेल पर भी भेजा जाएगा वही कॉल लेटर। देखिए जो नंबर ऑफ द क्वेश्चन ईच ऑफ द 1 मार्क फ्रॉम कहाँ से आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों बस, जिसमें से एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट है। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की स्पीड बनानी होगी। उसके बाद में यहाँ है जनरल साइंस जो कि आएगा 25 नंबर का, मैथमेटिक्स जो कि आएगा 25 नंबर का, फिर यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि आएगा 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अवेयरनेस आएगा 20 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, भी फिर बता रहा हूँ, अगर 3 पे 1 फ्री है, 3 सवाल गलत तो 1 सवाल और गलत एक्स्ट्रा, ठीक है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़, इसका हमें स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रख लो भाई, ठीक है, तो ये करेगा आपको आसानी। चलिए मैथमेटिक्स में देखिए क्या क्या आने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे सिलेबस के लिए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, ये सारी चीज़ें इस पर हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। बस आप ये जानिए कि मैथमेटिक्स आएगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, करंट अफेयर आएगा थोड़ा बहुत, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये है भैया मेल वाला कॉलम और ये है फीमेल वाला कॉलम, ठीक है। तो पहले फीमेल वाला कॉलम देखते हैं क्योंकि महिला है सशक्त, ठीक है, और पहले आप वाली पॉलिसी है। तो क्या है, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। मतलब 20 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर जो है पैदल चलना है, वो भी 2 मिनट में, और बिना उस वजन को रखे, ठीक है, बहुत आसान है, हो जाएगा सबसे। शुड बी एबल टू रन फॉर 1 किलोमीटर इन 5 मिनट एंड 40 सेकंड, मतलब 1 किलोमीटर 5 मिनट और 40 सेकंड में दौड़ना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वहीं पर जो मेल का है वो 4 मिनट और 15 सेकंड हो जाता है, 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना है। और यहाँ पर वेट की बात करें तो बाकी शर्तें वही हैं, लेकिन यहाँ पर वेट बदल गया है, 35 हो गया है 20 की जगह, ठीक है। अब आते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं भैया। एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनका फिजिकल एग्जाम नहीं होगा। हाउएवर ऑल एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिटन टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड इफ एनी मेडिकल स्टैंडर्ड ऑन द पोस्ट, ठीक है। फिर प्रेग्नेंट फीमेल है ऑन रिपोर्टिंग कैंडिडेट सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग प्रेगनेंसी शैल बी सबमिटेड बाय हर इन केस शी डिक्लेयर शी इज नॉट प्रेग्नेंट एंड सी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पीटी, ठीक है। चलिए ये सब अलग की बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट वो सब छोड़िए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रांसजेंडर का क्या है, रिलैक्स्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, आराम से होगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT, जो भी CBT और PT और जो है ये सारी चीज़ों पर अच्छे जिसके मार्क्स रहेंगे उनको हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हम नहीं मतलब इंडियन रेलवे डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी बुलाएगा। उसके बाद ही उनका क्या होगा, वो क्या नाम, मेडिकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी। तो यहाँ पर अब देखिए हाउ टू अप्लाई शॉर्ट में दिया हुआ है, एक अकाउंट बनाइए RRB के साथ में और बहुत आसानी से बनता है। पहले तो RRB का एक ऐप जो है, या तो वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, तो वहाँ से जो है एक क्या नाम
अपना अकाउंट बनाइए। और हाँ, आप sarkariresult.com से भी जा सकते हैं। चलिए, उसके बाद में एक अकाउंट बनाना है, जैसे कि मैंने बताया, आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेटिंग एडवाइजरी, ठीक है, ये सब चीज़ें फॉर्म भरना ही है। जनरल गाइडलाइन फॉर सबमिशन, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग है, वो सबको आपको पता है, भरते ही आए होगे, ठीक है। और जिसको नहीं पता कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट का सिग्नेचर देखिए ब्लैक इंक से होना चाहिए। और उसके बाद में जो कैंडिडेट का जो क्या नाम सिग्नेचर है वो JPG फॉर्मेट में जाना चाहिए, ठीक है भाई। उसको बाद स्पेसिफिकेशन फॉर द सिग्नेचर, हाँ, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि 30 KB से लेकर के 49 KB तक का ही फाइल बनाएं आप, ठीक है, ताकि आसानी से वो अपलोड हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड टू द सिग्नेचर, कैसे कैसे कर सिग्नेचर हो सकता है। अगर सिग्नेचर जो है ब्लॉक लेटर में है, कैपिटल लेटर में है, तो मत करिएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है, रिजेक्शन का कारण बन सकता है। चलिए आगे बढ़ा। जो सिग्नेचर है एप्लीकेशन फॉर्म पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर, मेडिकल एग्जामिनेशन, सब सेम होनी चाहिए, नहीं तो वो भी एक रेजिग्नेशन का कारण बन सकता है, ठीक है भाई। SC ST जो कैंडिडेट है उनको फ्री ट्रैवल सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद में क्या है, असिस्टेंस ऑफ द स्क्राइब का आप छोड़ दीजिए अभी। और यहाँ पर है कैंडिडेट, ठीक है। और अगर बात करें तो जो सबमिटेड एप्लीकेशन है उसका मॉडिफिकेशन अगर करना है तो उसकी डेट बता ही दी थी मैंने। उसके लिए कुछ आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे, 250 रुपये, ठीक है। अब आगे आते हैं मॉडिफिकेशन, ये मैंने बता ही दिया। इनवैलिड, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है द मॉडिफिकेशन विंडो विल रिमेन ओपन फ्रॉम 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक ही आप लोग कुछ उसमें जो है सुधार कार्य करा सकते हैं। इनवैलिड एप्लीकेशन अगर होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्टेड एप्लीकेशन, ठीक है, कोई नहीं, ये सब छोड़िए। इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द ई कॉल लेटर जो है डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड इतना विल बी गिवन अलॉन्ग विद द ई शेल लेटर, ठीक है, कोई नहीं। फिर उसके बाद में फ्री ट्रैवल फैसिलिटी है। उसके बाद में आगे आते हैं तो वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉरवर्ड